1.261 यह एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक प्लैंक है, इसका जो मास है ये m1 दिया गया है। प्लैंक का मास m1 और एक इसके ऊपर यूनिफॉर्म स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, जिसका मास दिया गया है m2। प्लैंक पर फोर्स F लगाया जाता है। फोर्स F लगाने के बाद ये पूछ रहा है, आप ये बताइए इस प्लैंक का क्या एक्सेलरेशन होगा और इस स्फीयर का क्या एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन ही कहा जा रहा है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ये उस कॉन्सेप्ट को चेक करता है जो आपने पढ़ा है, ऊपर के दो न्यूमेरिकल में भी अप्लाई किया और आगे भी एक दो न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा कि रोलिंग ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो एक बार दोबारा ही बता दें कि अगर कोई भी बॉडी यहाँ पर रोल कर रही है, मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, सरफेस है और इसकी लीनियर स्पीड यहाँ पर v है, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो है 0 होनी चाहिए। यानी ठीक इस लोअर पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा v माइनस आर ओमेगा, यहाँ पर स्लिपिंग ना हो इसलिए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर ये जो है ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा है और ये घूम भी रहा है, मान लेते हैं घूम भी रहा है, और ए है v1, इसका मतलब ये हुआ कि v माइनस आर ओमेगा जो है, v माइनस आर ओमेगा किसके इक्वल होगा, ये v1 के बराबर होगा। यानी जो सरफेस कांटेक्ट में है उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और उसका जो है कभी टाइम से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1.261 ये रोलिंग ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये m1 है और m2 है। यहाँ पर जब फोर्स F लगाते हैं तो मान लेते हैं प्लैंक का जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है a1 और इसके जो स्फीयर का हो जाता है a2 होता है। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ऊपर वाले पर आप देखिए, अगर आप यहाँ से इसको तेजी से खींचते हैं, तेजी से आप खींचते हैं और यहाँ से आप देखना शुरू करिए, ठीक नीचे से आप ये देखेंगे स्फीयर कहाँ पर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। आगे क्यों जाएगा, क्योंकि आगे की तरफ कोई फोर्स लगा होगा। और एक कौन सा फोर्स लगा होगा, ये है फ्रिक्शनल फोर्स जो इस पर आगे की तरफ लग रहा है। और मान लेते हैं हम जमीन से देख रहे हो इसका एक्सेलरेशन कितना है, a2 है। और आप ये देख रहे हैं जब ये फोर्स इधर लगेगा तो इसको घुमाएगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसके लिए ही अगर आप इक्वेशन और लोअर ब्लॉक पर अगर हम एफबीडी बनाते हैं तो लोअर ब्लॉक के एफबीडी पर आप ध्यान दीजिए, इसके ऊपर इधर आपने फोर्स F लगाया और यही फ्रिक्शन इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया और इसका मान लेते हैं एक्सेलरेशन कितना हो गया, a1 हो गया। इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, a1 आ गया। अब हम लोग इस स्फीयर पर इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं F किसके इक्वल है, F जो हमारा है m2a2, ये है इसका मास दिया गया है, m2 दिया गया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है इसके अंदर टॉर्क पैदा कर रहा है और इसी टॉर्क की वजह से ये रोटेट कर रहा है। तो हमें लिख सकते हैं Fr इक्वल टू आई अल्फा। Fr इक्वल्स टू I मीन्स ये सॉलिड स्फीयर है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 m2 r स्क्वायर अल्फा। तो F इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/5 m2, यहाँ पर r अल्फा, ये हो गया r अल्फा, ठीक। अब हम लोग जो इसका सबसे खास पॉइंट है जिसको चेक करने के लिए ये न्यूमेरिकल बना है उस पर काम करते हैं। यहाँ पर देखिए
अगर ये घूम नहीं रहा होता, इस पॉइंट का भी एक्सेलेरेशन क्या होता, a2 के बराबर होता, a2 बराबर एक्सेलेरेशन होता। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पर कंडीशन ये है कि ये स्लाइड नहीं कर रहा, इसका ये मतलब हुआ कि जो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन होगा वही इसका एक्सेलेरेशन होगा। इसका नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा, अगर घूम नहीं रहा होता तो इसका एक्सेलेरेशन होता a2, लेकिन ये घूम भी रहा है, एंगुलर एक्सेलेरेशन इसका अल्फा है। जब इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है तो किसी भी पॉइंट पर अगर ये इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा होता है तो r डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है, r अल्फा होता है। पहले के भी न्यूमेरिकल्स में हम इसको बताए ना भूले हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए, यानी इसका जो नेट एक्सेलेरेशन है जमीन से देखने पर हमें क्या पता नजर आएगा, हमें नजर आएगा a2 प्लस आर अल्फा, और ये इनका इस कांटेक्ट का रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, 0 रोलिंग के लिए, यानी माइनस a1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी हमें कह सकते हैं कि आर अल्फा ही पर रहने देते हैं, इक्वल टू a1 माइनस क्या हो गया, a2 हो गया। आर अल्फा इक्वल टू a1 माइनस a2। इस आर अल्फा की जगह पर हम लिख सकते हैं ये चीज क्वेश्चन नंबर सेकंड से, तो हम लिख सकते हैं आर अल्फा की यहाँ पर क्या, 5/2, क्या लिख सकते हैं आर अल्फा के यहाँ पर 5/2 m2 f इक्वल्स टू a1 माइनस a2। ये हमने यहाँ से इस पर रखा वैल्यू इस जगह पर। ओके, इसके बाद हम इसी में अगर आप इसको नाम दे देते क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इस फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फिर रखते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो 5/2 m2 इंटू f यहाँ पर रखेंगे m2 a2 इक्वल्स टू हो गया a1 माइनस a2, m2 से m2 कट गया, और a2 जब इधर आएगा तो 5/2 a2 प्लस a2 इक्वल्स टू a1, ये आ जाएगा, आप कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, ये 7। 7/2 a2 इक्वल्स टू हो गया a1, तो हो गया a1 इक्वल टू आ गया 7/2 a2, या कह सकते हैं a2 इक्वल टू 2/7 a1। इसके बाद हम अगला काम करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्लैंक का इक्वेशन लिखते हैं, कैपिटल F माइनस F इक्वल टू हो गया आपका m1, कैपिटल F इक्वल्स टू स्मॉल f की जगह पर फर्स्ट से रखेंगे m2 a1। अब हम f इक्वल्स टू a2 की जगह पर रखेंगे 2/7 a1 प्लस m1 a1 की वैल्यू आ जाएगी 2/7 m2 प्लस m, ये हो गई a1 की, और a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू a1 और a रिलेशन में हो गया है